and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It is about 15th Finance Commission. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं फाइनेंस कमीशन है क्या. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इस फाइनेंस कमीशन का पर्पस होता है टू गिव अ फार्मूला फॉर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द सेंटर एंड द स्टेट्स. देखिए होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी टैक्स कलेक्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं डिविजिबल टैक्स पूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी टैक्स भारत सरकार कलेक्ट करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में बंटता है, डिविजिबल है. एंड एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द सेस एंड सरचार्ज, जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटता है. तो फाइनेंस कमीशन का काम होता है ये बताना कि कितना पैसा सेंटर से स्टेट्स को जाना चाहिए, और जितना पैसा ओवरऑल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कितना % पैसा सेंटर के डिविजिबल टैक्स पूल से स्टेट्स को जाना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला भी देती है कि स्टेट्स के बीच में ये पैसा किस तरीके से बंटना चाहिए, किस स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, किस स्टेट को कम मिलना चाहिए. इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला भी देती है. तो दो काम होते हैं फाइनेंस कमीशन के मेनली. वन इज टू गिव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंड अनदर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. एंड एज आई सेड, हर 5 साल पे एक नई फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और हर 5 साल पे ये जो नई फाइनेंस कमीशन होती है वो कुछ नया फार्मूला दे देती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का. अब जो करंट न्यूज़ है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 15th फाइनेंस कमीशन. द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2017 और इसके चेयरमैन थे NK सिंह जी. और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में इस 15th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट किया है, और कुछ एक रिकमेंडेशंस इस फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन के भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए हैं. और जो भी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए गए थे उनको बजट के टाइम में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस भी किया कि ये सारे प्रपोजल्स हमने 15th फाइनेंस कमीशन के एक्सेप्ट कर लिए हैं. ध्यान से इस बात को समझिए कि फाइनेंस कमीशन बस रिकमेंडेशन देता है अपने हिसाब से. कौन कौन से रिकमेंडेशंस भारत सरकार को मानने हैं या नहीं मानने हैं वो भारत सरकार पर डिपेंड करता है. मतलब द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसने रिकमेंडेशंस दिए हैं रिगार्डिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस फॉर अ पीरियड फ्रॉम 2021 टू 22 टू 2025 टू 26. तो आने वाले 5 सालों के लिए ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया है हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने. तो जरा देखते हैं व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिया है दैट इज़ 41% टू 28 स्टेट्स. सरल शब्दों में कहें तो जो भी भारत सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया है, डिविजिबल टैक्स पूल जो भारत सरकार की कलेक्ट हुई है, उसका 41% पैसा भारत सरकार को स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए. बस 59% अपने साथ रखना है. और भारत सरकार ने ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की एक्सेप्ट कर ली है रिगार्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला भी दिया है कि कैसे स्टेट्स के अमंग ये पैसा बंटना चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन ने ये तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखने की बात कही है. पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट्स, और सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को अलग अलग वेटेज भी दिया है. तो एक एक इंडिकेटर को ध्यान से देखते हैं रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल फार्मूला. इस साल फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिए हैं. इस साल भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है फॉर 5 ईयर्स. तो इस एक साल ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया लिए हैं फाइनेंस कमीशन ने 15th फाइनेंस कमीशन में, वो देखते हैं. पॉपुलेशन को वेटेज दिया गया है 15%. तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी कम है ऑफकोर्स उसको कम मिलेगा. पॉपुलेशन की वेटेज 15%. उसके अलावा एरिया की वेटेज 15% दी गई है. जिस स्टेट्स की एरिया ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी एरिया कम उसको कम मिलेगा. फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज दिया गया है. तो ओवरऑल जिस स्टेट का परसेंटेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट
ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश में हमारे जितनी डेंस फॉरेस्ट है उस प्रोपोर्शन में जिस स्टेट में डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिस स्टेट में डेंस फॉरेस्ट कम उसको कम पैसा मिलेगा। फोर्थ है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है 45%, और इनकम डिस्टेंस में इस बार फाइनेंस कमीशन ने लिया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। तो हर स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो देखी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट है गोवा, लेकिन गोवा चूँकि एक छोटा स्टेट है तो रिलेटिवली जो एक बड़ा स्टेट है हरियाणा, जो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट वाली इनकम, हरियाणा की इनकम की तुलना में बाकी सारे स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम कंपेयर की जाएगी, और जो स्टेट जितना दूर होगा, जितना गरीब होगा, उसको ज़्यादा उतना पैसा मिलेगा। तो स्टेट्स विथ लोअर पर कैपिटा इनकम वुड बी गिवन हायर शेयर। उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कितना सक्सेसफुल रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ को कितना बेहतर कंट्रोल किया है, इम्प्रूव किया है उस स्टेट्स ने, इस परफॉर्मेंस के ऊपर 12.5% वेटेज रहेगा रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और टैक्स एफर्ट्स, तो टैक्स कलेक्शन में कितनी अच्छी एफिशिएंसी दिखाई उस स्टेट ने, जीएसटी को कितना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है, इन सब एफर्ट्स को 2.5% वेटेज दिया जाएगा। और इन 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 41% टोटल, 100 में से 41 रुपये स्टेट्स हो जाएंगे, और स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे बटेगा उसके लिए ये 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं विथ डिफरेंट वेटेज। एक बार 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 2015 to 20, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। 15th फाइनेंस कमीशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 20 to 26, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर NK सिंह। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस को 50% वेटेज था, फॉरेस्ट इकोलॉजी को 7.5% वेटेज था, एरिया को 15% था, और पॉपुलेशन को 27.5% था। इस बार पॉपुलेशन की वेटेज घटा दी गई है, एरिया की वेटेज उतनी ही रखी गई है, फॉरेस्ट इकोलॉजी की वेटेज बढ़ा दी गई है, इनकम डिस्टेंस की थोड़ी सी घटा दी गई है, 50 से 45 कर दी गई है, जबकि कुछ नए इंडिकेटर्स लाए गए हैं जैसे कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को लाया गया है और टैक्स एफर्ट को लाया गया है, जो 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं थे। इन दोनों बातों को ध्यान से याद रखिएगा आप, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाई 15th फाइनेंस कमीशन दैट वी आर नॉट प्रेजेंट इन 14th फाइनेंस कमीशन। आंसर विल बी टैक्स एफर्ट्स एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से आप फिर से देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंस कमीशन के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीमेंट आया है वो आपको इस ग्राफ से पता चल जाएगा। 11th फाइनेंस कमीशन में 29.5% था, फिर 12th फाइनेंस कमीशन में 30.5, फिर 13th फाइनेंस कमीशन में 32। सबसे बड़ा जंप यहाँ आया था 13th फाइनेंस कमीशन से 14th फाइनेंस कमीशन में, ये 42% था। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने थोड़ा सा घटा दिया और उसको 41% कर दिया है। देखिए फाइनेंस कमीशन अपार्ट फ्रॉम गिविंग दिस टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला अंडर आर्टिकल 280, इट ऑल्सो गिव्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ग्रांट्स टू स्टेट्स। देखिए एक तो टैक्स कैसे बैठेगा स्टेट्स को वो बताती है फाइनेंस कमीशन। देखिए मनी फ्रॉम सेंटर टू स्टेट दो तरीके से जाता है। पहला तो टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर टू स्टेट अंडर आर्टिकल 280, और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइम टू टाइम हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है और सेंट्रल स्टेट्स के बीच में पैसा बढ़ता है। उसी टाइम में फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक और रिकमेंडेशन देती है, दैट रिकमेंडेशन इज नोन एज स्टैच्यूटरी ग्रांट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्स डिवोल्यूशन दूसरे तरीके से भी पैसा जाता है सेंटर से स्टेट्स को, उसको कहते हैं स्टैच्यूटरी ग्रांट। टैक्स डिवोल्यूशन कर दिया, अब स्टैच्यूटरी ग्रांट्स देती हैं, एक तरह के ग्रांट, एक तरह का पैसा देते हैं स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 275 नोन एज स्टैच्यूटरी ग्रांट। स्टैच्यूटरी ग्रांट में देखिए किस तरीके से कौन कौन से पर्पस से पैसा जाता है। एक होता है जनरल ग्रांट। जनरल ग्रांट्स उन स्टेट्स को दिया जाता है हु आर नीडी स्टेट्स, जिनका किसी कारण से रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो गया है या डिजास्टर आ गया है कहीं पे भी। मान लो कि जैसे असम को मिला था लास्ट ईयर पैसा फ्लड मिटिगेशन के लिए, इरोजन मिटिगेशन के लिए। तो एक तो जनरल ग्रांट में पैसा आता है फॉर मेकिंग अप ऑफ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू या फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट पे पैसा दिया जाता है टू द स्टेट्स फॉर वेलफेयर इन द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया आपको पता है वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का टेक केयर करने के लिए और उसके साथ ही साथ आसाम के अंदर ट्राइबल का टेक केयर करने के लिए स्पेसिफिक ग्रांट का पैसा आता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट।
और उसके अलावा तीसरे तरीके का ग्रांट का पैसा आता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, वो होता है ग्रांट टू लोकल बॉडीज़ फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा कि सेंटर से स्टेट को पैसा दो तरीके से आता है, टैक्स डिवोल्यूशन अंडर आर्टिकल 280 रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, जनरल ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। ये दोनों ही रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के कहने पे आती हैं, लेकिन रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about ISIL Khorasan active in India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या, और उसके पहले समझते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या। तो देखिए, ये जो लैंड मास है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ये जो पूरा का पूरा लैंड मास है, हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का ये लैंड मास है, इनको हम लोग कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। तो और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज एन एसोसिएट टेररिस्ट ग्रुप ऑफ इस्लामिक स्टेट। जो ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एसोसिएट है, उसका समझिए तो एक विंग है अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इस एरिया में एक्टिव है। और इस अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पर्पस है कि वो इंडियन स्टेट इस सब कॉन्टिनेंट वाले प्रोविंस में ISIS को मजबूत करे और ISIS के प्रोविंसेस को इस्टेब्लिश करे। देखिए, अब ज़रा समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ISIS। अभी प्रोविंसेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ISIS को समझने के लिए हमें ब्रीफली समझना होगा कि ISIS का कॉन्सेप्ट क्या है, ISIS किस तरीके का टेररिस्ट ग्रुप है। एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि अभी तक हम जानते थे, हम मानते थे, ये पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इट इज़ फेल्ड और इट इज़ एन अंडरस्टूड दैट टेररिस्ट ग्रुप्स डू नॉट हैव देयर ओन टेरिटरी, दे एक्ट फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड दैट इज़ वाई दे वर नॉट एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट एंटिटी हैविंग अ सेपरेट टेरिटरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन सिंस ISIS हैज़ कम, इट हैज चेंज दिस नोशन। ISIS इज अ टेररिस्ट ग्रुप दैट प्रोक्लेम्स टू हैव इट्स ओन टेरिटरी। ISIS का कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये बाकी टेररिस्ट ग्रुप से कैसे अलग है। ISIS has brought the concept of province, and in order to understand the concept of its provinces we need to understand the caliphate system that was revived by ISIS। तो caliphate का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, caliphate is the seat of खलीफा, और खलीफा कौन है? खलीफा was the supreme leader of all Islamic countries। तो देखिए, होता क्या है कि खलीफेट सिस्टम प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम से चला आ रहा है। जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है इस्लाम का, उसको खलीफेट का पोस्ट दिया जाता है, उसकी अपनी एक सीट होती है। और बाकी दुनिया में जहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज़ रूल कर रहे हैं, इस्लामिक किंग्स रूल कर रहे हैं, वो उस खलीफा को अपना हायर किंग मानते थे, खलीफा को सुपीरियर किंग मानते थे। खलीफा वॉज कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन गॉड, अल्लाह ऑन अर्थ। तो इस तरीके से खलीफेट सिस्टम चला। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद से ही इस तरह से चल रहा है कि एक खलीफेट होंगे, एक खलीफा होंगे, उनकी अपनी एक टेरिटरी होगी और वहाँ से वो अपनी टेरिटरी पर रूल करेंगे, और बाकी सारे किंग्स जो इस्लामिक किंग रूल कर रहे हैं वो उस खलीफा के नाम पे रूल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में भी जब ये दिल्ली सल्तनत का रूल था या फिर उसके बाद मुगल्स का रूल था, ये दिल्ली सल्तनत या मुगल्स भी अपने आप को मानते थे कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द खलीफा, दे आर नॉट एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि खलीफा वाज द representative of God and they are ruling in the name of God। तो खलीफा was the main ruler, they are just there his representative। इस तरीके से खलीफेट सिस्टम चलता था। तो एक मेन किंग हुआ करता है, जहाँ भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका एक मेन किंग हुआ करता है, उनको कहते थे खलीफा, और उसकी सीट, उनकी सीट को हम कहते हैं खलीफेट। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा कि जो 1919 का खिलाफत मूवमेंट था, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस खलीफेट सिस्टम ओनली, क्योंकि खलीफेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड दैट इज़ वाई इन इंडिया people were protesting against the Britishers who were involved in World War I against Turkey। और उस टाइम में टर्की खलीफा का सीट हुआ करता था। तो अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो आपको ये बात तो पता होगी कि टर्की के डिसमेंबरमेंट के कारण
खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। इसका मेन पर्पस था कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट महात्मा गांधी लेकर के आए थे फॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए हमने खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ दिया और साथ में ये कहा गया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो खिलाफत पार्ट था दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरेस अंडर विच टर्की वाज डिसमेंबर्ड एंड टर्की वाज सीट ऑफ खलीफा। तो खलीफा की सीट को ख़त्म करने के कारण ही ये मूवमेंट चला था। तो दैट वाज खलीफेट सिस्टम दैट वाज एंडेड आफ्टर ट्रीटी ऑफ सेवरेस। लेकिन इसको लगभग 100 सालों बाद वापस से रिवाइव किया गया खलीफेट सिस्टम को, और उसको रिवाइव करने वाला इंसान है ये अबू बकर अल बगदादी। ये है लीडर इस टेररिस्ट ग्रुप का ISIS का, और इसने अपने आप को इस टेररिस्ट ग्रुप का जो लीडर है ISIS का अबू बकर अल बगदादी, इसने अपने आप को नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया 2013 में। और उसने कहा कि ये जो एरिया है सीरिया और इराक के बीच वाला जो ट्रांजिशन एरिया है जिसको ISIS ने कैप्चर कर लिया था, उसने कहा कि ये मेरा खलीफेट है और मैं मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा हूँ और मैं पूरी दुनिया भर में वापस से खलीफेट सिस्टम लाऊंगा। जहाँ जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पे मैं वापस से खलीफेट सिस्टम का कंट्रोल इस्टेब्लिश करूंगा पुराने ज़माने की तरह। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ और इस तरीके से ये टेररिस्ट ग्रुप जो ISIS है ये बाकी सारे टेररिस्ट ग्रुप से अलग हो गया। इट ब्रोक दैट नोशन दैट टेररिस्ट ग्रुप्स डू नॉट हैव देयर ओन वेल डिफाइंड टेरिटरी। दिस टेररिस्ट ग्रुप स्टार्टेड टू फंक्शन फ्रॉम इट्स ओन वेल डिफाइंड टेरिटरी। और इसने प्रपोज किया कि पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे ये अपना कौन कौन सा प्रोविंस बनाएगा। तो खलीफेट ने तो अपना बता दिया इस अबू बकर बगदादी ने कि ये सीट हमारी होगी, ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कहीं पे सीरिया और इराक के बॉर्डर में यहाँ पे इसने कहा कि ये सीट तो हमारी होगी। और उसके अलावा पूरे दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोविंस होंगे खलीफेट के, उसने ये भी प्रपोजल बना दिया कि लीबिया प्रोविंस होगा, वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस होगा, अफ़गानिस्तान को इसने कहा कि हमारा खुरासन प्रोविंस होगा। और इस तरीके से हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पे हम ISIS का कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे, रूल इस्टेब्लिश करेंगे और ये पूरा का पूरा खलीफेट सिस्टम वापस से बनेगा जैसे पुराने ज़माने में खलीफा के अंडर हुआ करता था। और इसी प्रोसेस में इन्होंने जम्मू कश्मीर में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको भी इन्होंने अपना फ्यूचर प्रोविंस बताया कि यहाँ पे भी हम अपना फ्यूचर में प्रोविंस बनाएंगे, अपना एक स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे। और उस प्रोविंस का इन्होंने नाम भी रख दिया वलिय हिंद, कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे तो उस प्रोविंस का नाम रखेंगे वलिय हिंद। अब ऑफ कोर्स ये ख्याली पुलाव है, मन है सोच है उनकी, सोचने में कोई बुराई नहीं है कि हम जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करेंगे फिर यहाँ पे ISIS का अपना प्रोविंस बनाएंगे वलिय हिंद। लेकिन कॉन्सेप्ट तो है उनका और इस कॉन्सेप्ट को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने एक लोकल ग्रुप बना रखा है, टेररिस्ट ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये काम दिया गया है कि आप इस जम्मू एंड कश्मीर एरिया में और बांग्लादेश वाले एरिया में वापस से ISIS को मजबूत करें। अब करंट न्यूज़ क्या है जरा देखते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वापस से मजबूत हो रहा है और इसका लीडर है सिहाब अल मुहाजिर। अब सिहाब अल मुहाजिर का तो कोई देखिए कोई रियल कंप्लीट पिक्चर हमें मिला नहीं, यही मिला इंटरनेट पे, उसकी कोई भी अभी तक आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई है। लेकिन मुद्दा यह है कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वापस से मजबूत हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो सिहाब अल मुहाजिर है ही वॉज एसोसिएटेड विथ हक्कानी नेटवर्क अर्लियर। ये पहले हक्कानी नेटवर्क का टेररिस्ट था। हक्कानी नेटवर्क के बारे में भी आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। या जो हक्कानी नेटवर्क टेररिस्ट ग्रुप है यह अफ़गानिस्तान से टेररिज्म को फैलाते हैं। दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ तालिबान इन अफ़गानिस्तान। ये सोवियत यूनियन के कंट्रोल के टाइम में, जब आपको पता है मैंने पहले भी तो करा चुका हूँ मैं कि 1979 में सोवियत यूनियन के कंट्रोल के बाद यूएस ने कई सारे इंसर्जेंट गुरिल्ला ग्रुप्स को ट्रेन किया, सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान के अंदर। उसी में का एक इस तरह का गुरिल्ला और इंसर्जेंट ग्रुप था हक्कानी नेटवर्क। और बाद में यूएसएसआर के विड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग टेररिस्ट ग्रुप की तरह बन गए और इन्होंने तालिबान और अलकायदा के साथ मिलकर के 9/11 का अटैक करा दिया यूएस के ऊपर इन 2001। एंड दैट वे हक्कानी नेटवर्क अल कायदा आर नोन एज फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर फॉर यूएस। एक ऐसा मॉन्स्टर जो इन्होंने बनाया और जिसने उनके ऊपर अटैक कर दिया।
The next article is taken from economic segment. It is about Gobardhan scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कीम, ये न्यूज़ क्या है। देखिए, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वो एक पोर्टल बनाएंगे, गोवर्धन पोर्टल, और इस गोवर्धन पोर्टल की मदद से जो भी स्कीम्स चल रहे हैं नेचुरल गैस को लेकर के या बायोगैस बनाने को लेकर के, उन सारे स्कीम्स को कोऑर्डिनेट कराया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस गोवर्धन पोर्टल। तो इस आर्टिकल की मदद से सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बायोगैस होते क्या चीज़ हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स हैं बायोगैस को लेकर के, और फिर हम समझेंगे कि आखिर ये गोवर्धन पोर्टल है क्या, इसका काम क्या है। सबसे पहले समझते हैं बायोगैस क्या चीज़ होती है। इस फिगर की मदद से समझिए। देखिए, जो भी एनिमल वेस्ट होता है, जैसे काऊ डंग वगैरह, या ऐसे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप के वेस्ट या फूड वेस्ट जिसमें भी कोई बायोमास है, अगर उसको हम इस तरह के टैंक में रख के एनएरोबिक रिडक्शन कराए, एनएरोबिक उसका डिकम्पोजिशन कराए। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको सराया जाए, सरल शब्दों में कहे तो काऊ डंग को, क्रॉप्स को या फूड वेस्ट को, तो इसमें से थोड़े फर्टिलाइज़र बन जाते हैं और बाकी कुछ गैस निकलती है इसमें से। उस गैस को हम कहते हैं बायोगैस। इस बायोगैस को अगर कंप्रेस किया जाए और थोड़ा रिफाइन किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, तो ये बायोगैस जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है, CNG, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ियों को चलाने में फ्यूल की तरह। इसी CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इसी CNG का इस्तेमाल किया जा सकता है हीट प्रोड्यूस करने में। तो ये है तरीका बायोगैस प्रोड्यूस करने का। बायोगैस है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने का। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के अंदर मीथेन कंटेंट होता है, मीथेन CH4 आपको पता होगा वो होता है। अब बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं हमारे देश में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सतत इनिशिएटिव। सतत स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। दिस इनिशिएटिव के अंदर हमारा टारगेट ये है कि जो भी हमारे फ्यूल्स वाले व्हीकल हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग CNG बेस्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट करेंगे। और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और भी कई सारे स्कीम्स हैं CNG को लेकर के, बायोगैस को लेकर के। थोड़े वो पुराने हैं, यहाँ पे मैंने नाम लिख के दिया, इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं। कम से कम सतत स्कीम को याद रखिए, सबसे लेटेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्पस ये है कि जो भी हमारे फ्यूल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल बेस्ड या डीजल वाले व्हीकल्स हैं, उनको हम लोगों को CNG बेस्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। अब गोवर्धन इनिशिएटिव पे आते हैं। तो देखिए, पर्पस तो भारत सरकार का सिंपल था कि हमें जो भी हमारे काऊ वेस्ट हैं या जो भी हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं या फूड वेस्ट हैं, उन सबको बायोगैस में कन्वर्ट करा के हमें और उनसे CNG बनाना है। और CNG का इस्तेमाल करना है गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, और उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया सतत इनिशिएटिव। अब CNG प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई गोवर्धन इनिशिएटिव। गोवर्धन इनिशिएटिव नाम से आपको पता चल जाएगा, गोबर को सड़ा करके एनारोबिक डिकम्पोजिशन करा के बायोगैस बनाना है और उस बायोगैस का इस्तेमाल करना है फॉर मेकिंग CNG फॉर रनिंग आवर ऑटोमोबाइल्स। ये गोवर्धन इनिशिएटिव को लेकर के चला रही है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इस स्कीम के अंदर दो फोल्डेड ऑब्जेक्टिव हैं, दो तरीके हैं। पहला, विलेज क्लीननेस इंश्योर होगा। जब गोबर को, काऊ डंग को कलेक्ट किया जाएगा तो विलेज की क्लीननेस भी होगी। उसके अलावा जब बायोगैस जनरेट होगा तो फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होगी। और हर विलेज में इस तरीके का एक बायोडाइजेस्टर प्लांट लगाया जाएगा जहां पे बायोगैस जनरेट होगा, और हर विलेज में अब बायोगैस जनरेट करके CNG प्रोडक्शन होगा, जिससे गाँव की ओवरऑल फार्मर्स की इनकम भी इम्प्रूव होगी और विलेज में क्लीननेस भी बढ़ेगा। The next article is taken from Assam segment. It talks about a heliport in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, न्यूज़ ये है कि एक हेलीपोर्ट क्रिएट किया गया है असम के मजूली डिस्ट्रिक्ट में। हेलीपोर्ट का मतलब है कि जहाँ पे आराम से हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं। जो हमारा एयरपोर्ट होता है वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स नहीं उतरते हैं, वहाँ पे एरोप्लेन्स उतरते हैं, लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं। हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं। और एक इस तरह का हेलीपोर्ट बनाया गया है मजूली डिस्ट्रिक्ट के अंदर असम में, एंड दिस विल बी आसाम्स फर्स्ट हेलीपोर्ट।
एंड द हेलीपोर्ट हैविंग फैसिलिटी फॉर हैविंग साइमल्टेनियसली लैंडिंग ऑफ 3 हेलीकॉप्टर्स। तो ये जो हेलीपोर्ट बनाया गया मजूली में, इसमें एक साथ 3 हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए ओवरऑल कॉस्ट है लगभग 50 लाख रुपए का। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आसाम का पहला हेलीपोर्ट है। तो आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है पीटी में, आसाम फर्स्ट हेलीपोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? आंसर ऑफ कोर्स विल बी सी, कामरूप। आपको इसका मेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टूरिज्म पे सवाल आ गया कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम टू प्रमोट टूरिज्म इन आसाम, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हेलीपोर्ट हैज़ बीन क्रिएटेड इन मजूली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम टू प्रमोट टूरिज्म। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 387 to 389. Topic number 387 is about New START Treaty, Strategic Arms Reduction Treaty. This treaty was first signed and came into effect in 2011 that limited US and Russia from deploying not more than 1550 strategic nuclear warheads each. ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आज के दिन 5 फरवरी को ये ट्रीटी लैप्स होने वाली थी, क्योंकि ट्रंप ने फैसला लिया था कि इस ट्रीटी को एक्सटेंड नहीं करेंगे। लेकिन जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब रसिया और यूएस ने मिलकर के फैसला लिया कि इस ट्रीटी को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, 5 साल के लिए इनफैक्ट और एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 5 फरवरी 2026। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने यह क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 388 इज अबाउट राइट टू रिकॉल। Recall election is typically a process by which voters seek to remove elected officials through direct vote before their term is completed. Right to recall हमारे यहाँ पे स्टेट या यूनियन लेजिस्लेचर में नहीं है, बट इट इज़ एट लोकल लेवल इन सम स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हरियाणा असेंबली हैज़ पास्ड ए बिल विच प्रोवाइड्स राइट टू रिकॉल टू द मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू whom they elected. दिस इज इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 389 इज अबाउट फास्ट टैग्स। दे आर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम एंड विल बी यूज्ड फॉर टोल कलेक्शन। इट इज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड system, and toll will be deducted automatically from a prepaid account. It will solve the problem of congestion. This program is initiative of Ministry of Road Transport and Highway. Please attempt this question based on topic number 389. This is the answer of question number 384 to 386 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. The campaign I am and I will is related to generating awareness against cancer. So the correct answer will be option B. Eklavya Model of Residential School is run by Ministry of Tribal Affairs and it is from class 6 to class 12. So both statements are wrong. Correct answer will be option D. Chilika Lake and Loktak Lake are not in Montreux record. It is Kilio Dio, Ghana and Loktak Lake. So the first statement is wrong. Second statement is correct since wetlands are managed under Wetland Rules 2017. But again third statement is wrong since it's not National Water Committee but state-based organizations that have been given the key responsibility to protect wetlands under Wetland Rules of 2017. Since this question asks which statements are not true, so the correct answer will be option A, 1 and 3 only. Swadeshi and boycott methods were adopted in agitation against partition of Bengal. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.